हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके पेपर्स भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। यानी कि जो रेलवे के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि अभी जो फेज़ 3 में या फेज़ 4 में पेपर देने वाले हैं उनको अगर ये एनालिसिस देख के जा रहे होंगे तो वह बहुत ही अच्छा पेपर करके आ रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्योंकि एनालिसिस में जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वह आपको लगभग क्या हो रहे हैं, क्वेश्चंस वही रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि कई दिनों से पेपर चल रहा है तो कई सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आप एनालिसिस के माध्यम से आसानी से पता कर सक रहे हैं। और जो लोग अभी तक एनालिसिस नहीं देख रहे हैं, कृपया करके जो रोज़ के मैथ्स के एनालिसिस या आपको बाकी जो एनालिसिस है उसे के ज़रूर देख के जाएं, जिससे आपका पेपर क्या हो सके, अच्छा जा सके। तो मैं आपको क्या करता हूँ, सिर्फ जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों का एनालिसिस आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। जैसे मैं आपको बताया कि आप जो क्वेश्चन भेजेंगे उन्हीं क्वेश्चनों का एनालिसिस मैं आप तक पहुँचा सकूँगा। इसलिए आपको अपना सहयोग कैसे देना है कि आपके पास जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं उन क्वेश्चनों को मैंने बताया था, एक व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पे क्या करेंगे, आप मुझे सेंड करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लोगों तक क्या कर सकूँगा, पहुँचा सकूँगा। इसलिए आपका सपोर्ट चाहिए। तो दोस्तों आज भी हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स का ही एनालिसिस मैं आपके पास लेके आया हूँ और ये है आपको टोटल 9 तारीख यानी 9 फरवरी 2021 को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो शिफ्ट 1 के हो चाहे वो शिफ्ट 2 के हो, दोनों का मिश्रण करके जो क्वेश्चन मेरे पास पहुंचा है उन क्वेश्चनों को आज मैं आपको क्या करूंगा, वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, तो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप भी इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल की बटन जरूर प्रेस कर लीजिए दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जी बहुत सारे लोगों को अभी पेपर बाकी है और वह एनालिसिस देख के जाए, उनके पेपर अच्छे जा सके, इसके लिए शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है ए जो है वो बी से 50% अधिक कुशल है। बी यानी कि अगर आपको एक काम करता है तो ए क्या करेगा, उसका डबल काम करेगा, क्योंकि 50% अधिक कुशल है यानी कि उससे क्या करेगा, हाफ काम ज़्यादा करेगा। तो लेकिन यहाँ दिया है सी जो है वो ए और बी द्वारा लिए गए समय का आधा, मतलब उस काम को पूरा करने के लिए जितना ए और बी मिलकर के लेते हैं उसका आधा समय कौन लेता है, सी लेता है। तो सी बोल रहा है कि पूरे काम को 40 दिन में कर लेता है, तो हमें पता करना है तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो सिंपल सी बात यहाँ बोल रहा है कि दोस्त सी क्या करता है, 40 दिन में काम को पूरा कर लेता है। सी जो है 40 दिन में काम को क्या करता है, पूरा कर लेता है। और आपको यहाँ बताया गया है कि ए और बी जो समय लिए रहते हैं उसका आधे समय में ही सी करता है। अगर ये आधा समय है तो इसका पूरा समय कितना हुआ, इसका दुगना होगा। यानी कि ए और बी जो है वो मिलकर कितने इस काम को कितने दिन में करेंगे, इसके दुगने टाइम में। तभी तो मैं बोलूँगा ना 80 दिन का आधा कौन ले रहा है, सी। तो 80 दिन का आधा सी कितना, 40 दिन। तो 40 दिन अगर दिया है तो 80 दिन क्या कर रहे हैं, ए और बी ले रहे हैं। अब इनका अगर एलसीएम देखा जाए तो आपको हो जाता है 80, यानी कि टोटल काम किया कितना जा रहा है, 80 काम किया जा रहा है। अब उस 80 में से एक दिन में अगर सी 40 दिन लगा रहा है यानी कि एक दिन में सी ने कितना काम किया, दो काम किया। और ए और बी ने मिल करके कितना काम किया, 80 दिन में 80 काम, यानी ए और बी मिल करके एक ही काम को क्या कर रहे हैं, एक दिन में कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक दिन में टोटल कितना काम हो रहा है, 3 काम। तो मुझे पूछा है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिल जाते हैं तो काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। करना है काम 80, एक दिन में कर रहे हैं 3, तो इसी से डिवाइड कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 80/3 दिन। अब इसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या हो जाता है, 3 दूनी 6, बचेगा 2, 3 छक्का 18, बचेगा 2, यानी 26 सही 2/3 दिन हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओके, अगला प्रश्न क्या दिया गया उसको देख लेते हैं।
बोल रहा खरीदते समय 10% की त्रुटि तथा बेचते समय भी क्या करता है वो 10% का घपला करता है, तो उसका प्रतिशत प्रॉफिट हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है कि कोई व्यक्ति खरीदते समय 10% की त्रुटि करता है तथा बेचते समय भी क्या कर रहा है, 10% कम देता है। तो हमें क्या करना है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो उस व्यक्ति द्वारा कितना प्रतिशत का बचत हो रहा है, यानी वो कितने प्रतिशत ज़्यादा कमा रहा है घपले से, वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ए 10% है, सेकेंड टाइम भी बी कितना है, 10% है। तो आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी, ए इंटू बी अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 10 + 10 + 10 इंटू 10/100, यानी कि आपको ये 10 10 20 और 21% का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। ये सिंपल सा आपने लॉजिक पढ़ा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ ऐसा था कि 1300 में क्या जोड़ा जाए, मतलब ऐड किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग यानी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई बड़ा नंबर दिया गया था। आप इसको क्या कर सकते हैं, बाय ऑप्शन आसानी से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको पूछ रहा है 1300 में मैं क्या ऐड करूँ कि ये क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी यहाँ जो नंबर आएगा वो किसी ना किसी का क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आप अच्छी तरह से दोस्तों जानते हैं, अगर मैं 35 का वर्ग करता हूँ तो 3 × 4 = 1225 हो जाता है ना। इतना तो आपको वर्ग याद ही होगा। और अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 40 का वर्ग होता है आपको 1600, यानी कि ये संख्या इसी के बीच में, 35 और 40 के बीच में। और लास्ट में अगर आपको बोल रहा है कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो 36 का वर्ग करोगे तो आपको आता है 1296, यानी कि ये भी अभी आपको क्या है, 1300 से छोटा है। मुझे जस्ट क्या बोल रहा है, 1300 से ऊपर होना चाहिए, सर तो बोल रहा है ना 1300 के ऊपर होना चाहिए, यानी कि अगला नंबर क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, 37 का स्क्वायर निकालना है। तो 37 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 37 × 37 कर दीजिए। अब स्क्वायर कैसे निकालते हैं आपको अच्छी तरह से मालूम है, 7 का वर्ग कितना होता है, 49। इन दोनों का गुणा कर दिए, 3×7 = 21। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ कर देता हूँ। 37 का अगर आपको वर्ग निकालना है, कैसे करोगे, 7 का वर्ग 49 और ये 3×7 = 21 दूनी 42, ऐसा लिख दीजिए। फिर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9। अब जोड़िए, देखिए 9 का पहले संख्या ऐसे उतार लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 × 2 = 6, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 9×4 = 13, 1369 होगा। 1300 यहाँ पे कम है, यानी कि कितना जोड़ दिया जाएगा, 69 जोड़ दिया जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके। चलिए आगे बोल रहा है, किसी संख्या में 40 घटाने, किसी संख्या में 40 संख्या में से 40 घटाने पर वह संख्या का 60% हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो सिंपल सी बात है, वह संख्या में से 40 घटाने पे, तो वह संख्या अपने आप में क्या है, 100% है।
यानी 100% में से क्या बोल रहा है कि उस संख्या का 100% जो है वह संख्या बोल रहा है उसमें 40 मतलब 100% है। 100% में से 40 घटाने पे आता है जो वह होता है 60%। उस संख्या का क्या है 60%। तो मैं क्या करूँगा परसेंटेज को एक तरफ लेके आ जाऊँगा और 40 उधर चला जाएगा। तो ये हो गया 40% की वैल्यू 40 है, इसका मतलब 1% की वैल्यू कितनी है 1। तो मुझे 100% की वैल्यू निकालना है। 100% यानी कि 100, वह संख्या क्या होगी 100 होगी। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसे हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो मैं बोल लिख सकता हूँ वह संख्या x है, x में से 40 घटाने पे वो क्या हो जाता है x का 60% हो जाता है। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो x माइनस 40 बराबर हो गया 60x बटे में 100। ये शून्य से शून्य कट गया, 2 3 6, 2 पंचे 10, यही हुआ ना। तो यहाँ पे संख्या लेके आके घटा देंगे। तो 5 में से 5x माइनस 3x यानी 2x बटे में 5 बराबर 40। तो ये आपको 2 से कट गया 20, 20 पंचे कितना हो गया 100। तो ऐसा भी आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। कम समय इसमें लगेगा अगर आप 100% लेके करते हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था दोस्तों। बोला था 15 अंश के कोटि पूरक कोण तथा 125 अंश के संपूरक कोण का योग कितना होगा, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। चलिए पहले हम लोग बोलते हैं 15 अंश का कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण का योग कितना होता है, कोटि पूरक कोण का योग कितना होता है 90 अंश होता है। तो वो बोल रहा है कि 15 अंश प्लस उसका जो कोटि पूरक कोण है, मैं बोल रहा था उसका कोटि पूरक कोण ए था। तो ए का मान हम लोग यहाँ से ज्ञात कर लेंगे क्योंकि कोटि पूरक कोणों का योगफल कितना होता है 90 अंश होता है। तो मैं 15 में वहाँ पे लेके जाऊँगा तो घट जाएगा। तो ए बराबर आ जाएगा 90 माइनस 15 यानी कि आपका हो जाएगा 75 अंश। ये ए का मान है। दूसरी शर्त क्या बोल रहा है कि 125 के संपूरक कोण का मान। मैं बोल लेता हूँ 125 का जो संपूरक कोण है वो बी है। और आप जानते हैं संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। अब आपको b का मान ज्ञात करना है तो 180 माइनस 125 कर दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 में से 2 गया 5, 55 आ गया। अब इन दोनों को हमें क्या करना है ऐड करना है क्योंकि आपको बोला इसका योग चाहिए। तो 75 धन 55 130 अंश आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि कोण ए जो है किसी त्रिभुज एबीसी में, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, एबीसी हम लोग मान के चल रहे हैं। एबीसी में बोल रहा है कि कोण ए का मान जो है वह कोण बी से क्या है 12 अधिक है। कोण सी और कोण बी का अनुपात जो है वो आपको दिया है 4:1 है। तो कोण ए अनुपाते कोण बी अनुपाते कोण सी हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तीनों का अनुपात हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात देखिए आपको यहाँ अनुपात में दिया है सी और बी। तो मैं इसको क्या करता हूँ सामान्य गुणज x मान लेता हूँ। तो कोण बी जो है वो क्या हो जाएगा x हो जाएगा और कोण सी जो है वो कितना हो जाएगा 4x। और कोण ए का मान निकालना है यानी कि यहाँ पे x प्लस 12 हो जाएगा, है ना, क्योंकि b का मान कितना है x हमने माना है। तो ये x प्लस 12 हो जाएगा a का। अब हम जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। यानी कि ये तीनों को जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा आपको 6x प्लस 12 का मान कितना होगा 180। तो 6x बराबर हो जाएगा आपको कितना 168, है ना, क्योंकि 12 वहाँ जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो x बराबर हो गया 6 दूनी 12, 6 अठे 48, x का मान 28 यानी कि b का मान कितना हो गया 28 अंश। और ये c का मान कितना हो जाएगा उसका 4 गुना 28 चौक कितना होता है, अगर देखा जाए तो इसमें 4 का गुणा करते हैं तो 4 8 32, 3 हासिल 4 दूनी 8 3 11, 112 अंश आ जाएगा। और
इसमें 12 जोड़ देना है, यानी कि कितना हो जाएगा 40 आंसर। तो तीनों मान आ गए। अब इसका रेशियो आप निकाल लीजिए, कोड ए अनुपात कोड बी अनुपात कोड सी। ये कितना है 40, ये कितना है 28, और ये कितना है आपको 112। सब में 4 से भाग जा रहा है, तो ये 10 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8, 28 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है साइन इनवर्स का दिया है मान, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 बराबर कितना, यानी कि थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, अगर मैं कोई भी चीज़ मान लेता हूँ, मान लीजिए एक्स है, तो वहाँ पे साइन इनवर्स यहाँ पे जाएगा, तो यानी कि 1/√2 बराबर साइन एक्स। तो साइन एक्स की कौन सी डिग्री का वैल्यू होता है, तो आप जानते हैं साइन 45 का वैल्यू होता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। इस तरह से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे 3 संख्याएं हैं और उनका अनुपात दिया है 1:2:3। ये 3 अनुपात में दिया गया है, और इनका HCF कितना है, 12 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है। तो वे संख्याएं ज्ञात करो। वे संख्या कौन सी, अरे तो एकदम सिंपल सा है, 12 एकम 12, पहली संख्या 12 हो जाएगी, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। वे संख्या क्या हो जाएंगी, 12, 24, 36 हो जाएंगी। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन आया है, इसको तो कई बार आपने हल किया है और मैंने कराया भी कई बार आपको। 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.02 इंटू 0.02 माइनस 0.4 इंटू 0.02, और बटे में आपको दिया है 0.36। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये आपको अगर मैंने इसको a माना, तो ये क्या हो गया, a² हो गया, है ना। और अगर मैंने इसको b माना, तो b गुणे b, ये क्या हो गया, b²। और ये माइनस है, और ये देखो 0.02 यानी कि ये आपको b है, और यहाँ पे आपको 2 का गुणा किया जाए तो 0.4 आ जाता है, यानी ये क्या है 2a है, और ये क्या है आपका b है। तो ये क्या हो गया, a² माइनस 2ab, a माइनस b का क्या है, होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस ये b का क्या है, होल स्क्वायर। तो और बटे में 0.36, तो a हमारा क्या है 0.2 है, माइनस b क्या है हमारा 0.02। इसी को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यानी कि ये आपको 0.2 यानी 0.20 है, 0.20 में से 0.02 गया, यानी कि 0. ऐसा हो गया 0.20 में से 0.02 घटाना है। तो यहाँ पे 10 में से हो गया 8, यहाँ 1, यानी 0.18 आ रहा है। उसका स्क्वायर अपॉन 0.36, स्क्वायर यानी कि उसको 2 बार मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए दशमलव के अंकों की संख्या समान है, तो यानी 18 एकम 18, 18 दूनी 36, इसको डिवाइड किया तो 0.09 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला cot a प्लस b इंटू cot a माइनस b का वैल्यू आपको कितना है a, तो cot 2a/3 का वैल्यू कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर cot के दोनों वैल्यू आपने पढ़ा है, cot a इंटू cot b का अगर आपको मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा है, प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, इसका मतलब है a प्लस b कितना है, यहाँ पे 90 है। सॉरी, तो इसका मतलब ये थीटा और ये थीटा मिलके कितना होंगे, 90 होंगे। तो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी बराबर कितना है, 90। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2a बराबर कितना है, 90। तो मैं यहाँ पे वही 2a का वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो cot
2a का मतलब कितना हो गया 90, 90/3, और 90/3 यानी कि उसको डिवाइड किया तो cot 30 की वैल्यू पूछ रहा है। cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मेरे पास पहुंचे हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 इंटू 95 इंटू ऐसे करके आपको 98 इंटू 99 कि अगर इनका गुणा करें तो इकाई अंक क्या आएगा। तो दोस्तों ये आपको पूछ रहा है जीरो की संख्या कितनी होगी, क्योंकि अगर आपको क्रम से नंबर है, मैंने आपको बताया था अगर आपको उस गुणनफल में 2 और 5 आ गया तो उसका इकाई अंक जीरो ही होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब है 2 पंचे 10, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो से किसी भी संख्या से गुणा करिए आपको इकाई हमेशा क्या बना रहेगा, जीरो ही बना रहेगा। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो इकाई अंक क्या होगा, जीरो होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोला है cos 2 थीटा की वैल्यू है 1/2, तो साइन 75 माइनस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है आपको। तो सिंपल सी बात है, cos 2 थीटा, cos के कौन से डिग्री का वैल्यू आपको कितना होता है, 1/2, तो आप बता देंगे सर ये तो आपको cos 60 का वैल्यू होता है। तो cos cos कट गया, यानी 2 थीटा का वैल्यू 60 है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30। अगर थीटा 30 है तो यहाँ पे 30 रख लीजिए, तो 30 रखेंगे तो 75 में से 30 गया तो बचता है कितना, 45, और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, किसी वस्तु को 8% की हानि की बजाय 5% लाभ पे बेचा जाए तो 140 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। बोल रहा है किसी वस्तु को 8% हानि की बजाय 5% लाभ पर बेचा जाता है, बेचा जाए तो 104 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो वस्तु का हमें क्या करना है, क्रय मूल्य सीपी, वस्तु का सीपी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, 8% हानि से 5% लाभ, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, परसेंटेज में देखें तो 8% हानि पहले कवर करेंगे, फिर 5 उसमें ऐड करेंगे, यानी 8 5 13%। तो 13% की वैल्यू कितना दिया गया है, 104 दिया गया है ना। 13% में वो 13 का डिफरेंस है, और रुपए में कितने का डिफरेंस है, 104 रुपए का। तो 13% की अगर यूनिट 104 है, रुपए है, तो एक आपको हमें क्या करना है, 100% निकालना। तो 100% निकालने का मतलब है कि 104 गुणे 100 बटे में क्या कर देना, 13। तो 13 एकम 13, 13 अट्ठे 104, 8 का गुणा हुआ तो 800 रुपये, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 800 रुपये है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन दोस्तों आपको बता रहा हूँ, एनालिसिस को जरूर देख के जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आप बाकी सब पेपर्स के भी एनालिसिस देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसी के ऑलमोस्ट क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि ए जो है वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, और बी जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, और दोनों के समय का अंतर है 40 मिनट। तो हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। एक व्यक्ति है वह आपको बताया 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, और बी एक व्यक्ति है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। दोनों के समय का अंतर, दोनों के समय का जो अंतर है वो आपको दिया गया है 40 मिनट है। तो दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितना होगा, वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात, आप लॉजिक जानते हैं, फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको
दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपको सबसे पहली बात तो ये बताया है कि दोनों एक समान दूरी तय कर रहे हैं। दोनों द्वारा दूरी क्या की जा रही है? समान समान दूरी तय किया जा रहा है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये जो है वो दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, और ये जो है क्या कर रहा है? 6। तो अगर ये 8 की स्पीड से चल रहा है तो इसको समय क्या होगा? कम लगेगा, और इसको समय क्या होगा? ज़्यादा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो आपको यहाँ दिया गया है, 40 मिनट। अब इसी को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो डी को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1/6 माइनस 1/8, तो ये गुणा हुआ, तो 8 माइनस 6/48 बराबर 40 मिनट, यानी कि 40/60। इसको घंटे में बदलना है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? 2/3 है, ये 48 गोड़े में आ जाएगा, और यहाँ पे 8 - 6 यानी 2, 2 से 2 कट गया, 3 से इसको काटा मैंने, तो 16 किलोमीटर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए, एक दिया गया है कि चावल के मूल्य में 20% की कमी करने पर, चावल के मूल्य में 20% की कमी करने पर 630 रुपये में 3 किलो चावल अधिक प्राप्त होता है। तो चावल का चावल की नई कीमत ज्ञात करो। नई कीमत क्या है? तो सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि अगर मैं उसके मूल्य में 20% की कम कर रहा हूँ तो 630 में पहले जितना मिलता था अब कितना मिलने लगा? उससे 3 किलो ज़्यादा मिलने लगा। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको तरीका बताया गया था, जो मूल्य दिया हो उसे लिख लीजिए, गुणे परसेंटेज कमी है या परसेंटेज वृद्धि है उसे लिख लीजिए। तो 20% की कमी हो रही, 20% यहाँ पे, और बटे में कितना अधिक प्राप्त हो रहा है? 3, और गुणे क्या है? 20% मतलब बटे में 100। तो इसी को हमें क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। शून्य से शून्य कट गया, 3 से इसको मैंने डिवाइड किया, 21, 21 दूनी 42 रुपये, आपका क्या हो गया? आंसर। इस समय उस चावल की जो की प्राइस है वो क्या है? 42 रुपये पर केजी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अगला प्रश्न बोल रहा है कि ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को, ये रोज का प्रश्न हो गया है, इसको तो बार बार आपने सॉल्व किया है, 90 दिन में करता है। दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे? तो सिंपल सी बात है, ए बोला है 30 दिन लेता है, बी उसे 90 दिन में करता है, यानी इन दोनों का एलसीएम हो गया 90 दिन, 90 काम। एलसीएम लेंगे तो यानी कि टोटल काम कितना करना है? 90 काम करना है। तो ये 3 काम करता है एक दिन में, और ये 1 काम करता है, यानी एक दिन में कितने काम हो रहे हैं? टोटल 4। तो इसका मतलब है कि ए और बी अगर मिल के करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? तो 90/4, यानी कि ये हो गया 2 और ये हो गया 45, 45/2, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 22.5 दिन लगेगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोला एक रेफ्रिजरेटर है, और रेफ्रिजरेटर की विमाएँ दिया गया है,
8 गुणे 5 गुणे 4 है, तो 2 यूनिट वाला आइस क्यूब कितने रखे जा सकते हैं। तो इस तरह का प्रश्न आपको बहुत आसान होता है। आइस क्यूब की मात्रा ज्ञात करना, यानी कि ये जो रेफ्रिजरेटर है वो आपको घनाभाकार है, तो घनाभ के घनफल में क्या करोगे, एक आइस क्यूब के घनफल से भाग दे दोगे। तो आइस जो होता है वह किसके आकार का होता है, घन के आकार का, यानी कि इसकी सभी भुजाएं कितनी रहेंगी, दो दो। इसको काट दीजिए, ये दो दूनी चार, चार दूनी आठ, ये 8 कट जाएगा, 5 चौक 20 आइस क्यूब क्या हो सकते हैं, वहाँ पर रखे जा सकते हैं। चलिए, कुछ एक प्रश्न ऐसा था कि एक पंचभुज है, उसके 4 कोण दिए थे। चार कोण इस प्रकार से दिए गए थे। ये आंकड़ा गलत भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। 105, 130, 85, 95 है। तो चौथे कोण का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, पंचभुज है, पंचभुज यानी कि 5 भुजाओं वाली आकृति है। 5 भुजाओं वाली आकृति के सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 540 होता है। तो कोणों का योग कितना होता है, 540 होता है, यानी कि आपको इन चारों को जोड़ करके 540 में से क्या करना है, घटा देना है। तो आंसर आपको हो जाएगा पांचवें कोण का माप 540 माइनस इन सबको जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 405, और इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 135 अंश। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला 640, इन अंकों को अधिक से अधिक दो बार उपयोग करके 6 अंकों वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का हमें ज्ञात करना है योगफल। तो हमें इन अंकों का उपयोग करना है, लेकिन शर्त बोला है कि एक अंकों का बोला है अधिक से अधिक 2 ही बार उपयोग करना है, और सबसे बड़ा जो अंक बनेगा उसको, और जो सबसे छोटा बनेगा 6 अंकों की उसको, दोनों को लिख के क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 बार उपयोग करना है, तो शुरुआत सबसे बड़ा अगर बनाना है तो 6 को पहले उपयोग कर लेंगे, इसके बाद 4 उपयोग कर लेंगे, 2 ही बार उपयोग कर सकते हैं क्योंकि, और इसके बाद 0 ओके। तो ये हो गया हमारा इन अंकों का उपयोग करके सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब हमें क्या करना है, सबसे छोटी बनाना। तो छोटी सबसे क्या है, 0, लेकिन 0 लेंगे तो 6 अंकों वाली संख्या होगी नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 ले लेंगे, इसके, क्योंकि छोटा इसके बाद वही 4 ही है। इसके बाद 0 ले लीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 0 कितनी बार ले सकते हैं, 2 ही बार। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, 4 ले लेना है, और लास्ट में क्या करना है, 6 ले लेना है। अब इन्हीं को क्या करना है, घटा देना है, सॉरी जोड़ना है, क्योंकि योगफल बोला है। तो 6, 4, 6, 10, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न बोला है करनी दो इंटू साइन 5x-5 बराबर 1045, तो x की वैल्यू कितनी होगी।
तो सिंपल सी बात है, पहले करनी दो इधर, पहले 1045 का मान 1 होता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1 और ये करनी दो इधर आ जाएगा, तो यानी कि साइन का 5x माइनस 5 का वैल्यू कितना हो गया 1/√2। तो साइन के कौन से डिग्री का वैल्यू होता है, तो 45, यानी कि 5x माइनस 5 का वैल्यू कितना है 45। तो 5x बराबर 50, क्योंकि 5 इधर जुड़ गया, तो x बराबर 5 धामा 50, यानी x का मान 10 है। चलिए अगला बोला है 3 के वर्ग से 18 के वर्ग का योग, 3 के वर्ग से 18 के वर्ग तक का योग फल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इनका योगफल कितना होता है, तो आप वर्ग वाले फॉर्मूले को जानते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 से 18 तक का वर्ग निकाल लेना है, 18 तक के वर्गों का योगफल कर लेना है, और उसमें से 1 से 2 तक के वर्ग को माइनस कर देना है, क्योंकि आपको 1 और 2 का उपयोग वहाँ बोला है नहीं करना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे करके आपको क्या करना है, 18 तक के वर्ग का योगफल करना है। उसमें क्या करना है, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग माइनस कर देना है। तो चलिए वर्ग का फॉर्मूला आपने पढ़ा है n इंटू एन प्लस वन, इसके बाद 2n प्लस वन अपॉन में 6, माइनस यहाँ अगर देखें तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, यानी 5 हो गया टोटल। तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, 18 है टोटल, 18 गुणे 19 गुणे 18 दूनी 36 37 बटे में 6 माइनस 5, 6 3 का 18। अब इनका गुणा कर देते हैं, तो 37 दिया 111, 111 गुणे 19 माइनस 5, 19 एकम 19 बचेगा 1, 19 एकम 19, 19 एक 20, 2, 19 एकम 19 2109 माइनस 5, यानी 2104 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और देखिए कौन सा क्वेश्चन आया था, बोला कि एक व्यक्ति आधी आधी दूरी क्रमशः 7 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है, तो कुल समय अगर 13 घंटे लगते हैं तो दूरी ज्ञात करना है। तो बोल रहा है एक व्यक्ति है, वह आधी दूरी 7 किलोमीटर प्रति घंटे तथा आधी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। कुल समय आपको बताया 13 घंटा लगता है। तो हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है कि दूरी कितनी लगेगी। ओके, तो दूरी बराबर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले औसत चाल निकाल लेंगे, और औसत चाल में क्या करेंगे, समय से गुणा कर देंगे। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणे पहली चाल, 2 गुणे पहली चाल यानी 7, दूसरी चाल 6, और इन दोनों चालों का योगफल यानी 7 धन 6 गुणे समय कितना है 13। तो 2 गुणे 7 गुणे 6 बटे में 7 6 13 गुणे 13, तो 13 से 13 कट गया, 7 6 42 दूनी 84 किलोमीटर हमारा क्या देगा, आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से मेरे पास इतने क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों मैंने इन क्वेश्चनों का एनालिसिस आप तक बना के पहुंचा दिया है। अब आप इसे ज़रूर देख के जाइए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए तो दोस्त सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।